Good morning, all the students of class 9. Today we are to read a new poem on killing a tree. This poem talks about people, those who cut trees for their own benefits. Do they really kill a tree? You can cut down a tree. आप एक पेड़ को काट तो सकते हैं, लेकिन आप उसे मार नहीं सकते। इस कविता के माध्यम से हमें यही बताने की चेष्टा की गई है कि हम जब तक अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ने के बहुत से मौके होते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बहुत अच्छा संदेश देना चाहते हैं। कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि पेड़ों को काट देने से ही वो मर नहीं जाते। उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, वो उन्हें सहारा प्रदान करती हैं, धूप उन्हें फिर से ताकत देती है, उनका भोजन बनता है और फिर वो पेड़ फिर से खड़े हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं यदि पेड़ों को पूरी तरह से ख़त्म करना है तो जड़ों को भी निकालना होगा, उन्हें सुखाना होगा। इसके माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि कभी भी इंसान को अपनी जड़ों से कटना नहीं चाहिए। यदि जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने मूल तत्वों को, अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और उनके सहारे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए इस कविता में हम आज पढ़ते हैं ऑन किलिंग अ ट्री। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। कवि कहते हैं एक पेड़ की हत्या करने में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। केवल एक छेक में काट देने से ही कुछ नहीं होगा। मतलब अगर मैं एक चाकू ले लूँ या कोई तलवार ले लूँ या कोई काटने वाला कुल्हाड़ा ले लूँ, बड़ा सा आरी ले लूँ, मान लो बच्चों, कवि कहते हैं कि एक सिंपल जैब यानी एक बार काट के गिरा देना ही काफ़ी नहीं होगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ये कैसे बड़ा हुआ है? धीरे धीरे पृथ्वी से इसको क्या मिलते हैं? हमें पता है कि पेड़ों को अपने भोजन के लिए बच्चों भूमि से जल और खनिज लवण प्राप्त होता है। तो ये धीरे धीरे, कवि इसीलिए कहते हैं कि इट हैज़ ग्रोन, ये बड़ा हुआ है, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, धीरे धीरे पृथ्वी को अपने अंदर खींचते हुए, कंज्यूम करते हुए ये बढ़ा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, कहाँ से निकला? पृथ्वी के गर्भ से। हमें भी पता है कि पेड़ कहाँ उगते हैं? पेड़ धरती पर उगते हैं। यानी ये कहाँ से निकला? धरती के अंदर से। फीडिंग, अब इसको खिलाया किसने? फीड का मतलब होता है भोजन कराना, खिलाना। तो फीडिंग किसने खिलाया? उसी धरती ने। अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी अपनी सतह पर इसने इसे खिलाया। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, और इसने क्या किया? सालों तक हवा को सोखा, धूप की किरणों का अवशोषण किया, पानी लिया और अपना भोजन तैयार करता रहा। और ये काम इसने वर्षों किया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। आपने पेड़ देखे होंगे, इनमें डंठलों के पास नन्हे नन्हे पत्ते, कोंपले फूटती हैं। तो ये जितने भी डंठल होते हैं वहाँ पे कोंपले फूटती है, तो उसी को यहाँ कहा है लेप्रोसाइड। और इनके उन किनारों से क्या निकलते हैं? स्प्राउटिंग लीव्स, नए खिलते पत्ते। सो हैक एंड चॉप, तो इसे काटो पीटो। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन केवल काट देने से ये नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, बहुत अधिक दर्द इसे पहुंचाओ तो भी इसको कोई अंतर नहीं आएगा। यानी ये मरेगा नहीं। अब इसकी चमड़ी छील दो, इसकी शाखाओं को काट दो, ये नहीं मरेगा। अब यहाँ पेन से अर्थ है कि हम जैसे हमारे घरों में भी होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, हम अलग होते हैं, तो कहते हैं कि ये जो दर्द है इससे अलगाव नहीं हो जाता, पेड़ नहीं मर जाता। इसी तरह जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं बच्चों, तो ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये थोड़े वक्त के लिए होता है। तो इसे अस्थाई न माने, इसीलिए वो कहते हैं नॉट सो मच पेन, मैंने बहुत अधिक दर्द से भी इसको अंतर नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, इसकी
छाल जो है वो क्या हो जाएगी, फिर से भर जाएगी। ब्लीडिंग बार्क से यहाँ मतलब ब्लीड का मतलब होता है खून फेंकने वाला। आपके शरीर में जब कुछ कट जाता है तो खून निकलता है बच्चों। तो यहाँ पर कवि ने इसका उदाहरण लेते हुए कहा है कि इसकी चमड़ी उतार दो, खून निकल आएगा, लेकिन ये फिर से भर जाएगा, ये अपनी चमड़ी को फिर भर लेगा। विल राइज कर्ल ट्विन ग्रीन ट्विग, और फिर इसमें से निकलेंगे मुड़े मुड़े हुए नन्हे हल्के पत्ते, हरे रंग के मिनिएचर बाउल्स, छोटे छोटे होंगे ये पेड़। जब ये निकलेंगे तो क्या होंगे, बेहद छोटे होंगे। विच इफ अनचेक्ड, और यदि इन्हें उसी वक्त न उखाड़ा जाए या उनका कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और इसे इसी हाल पर छोड़ दिया जाए तो ये फिर से वापस खड़ा हो जाएगा अपने पुराने आकार में। यानी जिस पेड़ को मैंने काटा था अब उसके बगल से फिर एक नया पेड़ उगाएगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो कवि कहते हैं कि नहीं, पेड़ को अगर मारना है तो जड़ को उखाड़ना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, कहां से, उसे सहारा देने वाली उस धरती के अंदर से, उसे खड़ा रखने वाली, मजबूती देने वाली, एंकर करने वाली धरती के अंदर से उसे निकालना होगा, उसकी जड़ों को निकालना होगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइड, इसे फिर क्या करना होगा, बांधना होगा इसकी जड़ों को। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और पूरी तरह से खींचकर बाहर निकाल लेना होगा, इसे स्नैप आउट कर लेना होगा, यानी बिल्कुल अलग निकाल लेना होगा। और पुल्ड आउट इंटायरली, या पूरी तरह से ही बाहर निकाल लेना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, पृथ्वी के अंदर बने उस छिद्र में से, उस गुफा में से उसे बाहर निकाल लेना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, अगर ऐसा होगा तो पेड़ की ताकत नंगी हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। अब पेड़ की ताकत क्या होती है बच्चों, हमेशा याद रखें, किसी भी पेड़ के लिए उसकी सबसे जरूरी चीज होती है उसकी जड़ें, जो उसे जमीन में सहारा ही नहीं देती बल्कि इनके भोजन के लिए जरूरी पोषक चीजों को भी ये जमीन से ग्रहण करती है। तो इसीलिए कवि कहते हैं एंड द स्ट्रेंथ, तो ये उसकी ताकत है। अगर जड़ नहीं होगी पेड़ भोजन नहीं बना पाएंगे, पेड़ खड़े नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कवि ने कहा है कि फिर क्या होगा, इसकी ताकत जब आप इसे जड़ से निकाल जमीन के अंदर से, इसकी ताकत क्या हो जाएगी, खुले में आ जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। द सोर्स वाइट एंड क्या निकलेगा अंदर से, उसकी वो जड़, वो वजह जो पृथ्वी को पेड़ को खड़ा रखती है। और वो कैसा होगा, सफेद, नम, गीला, वाइट होगा, वेट होगा। सफेद होगा, उसकी रंगत बिल्कुल सफेद होगी, किंतु ये नम होगा, थोड़ा गीला होगा। द मोस्ट सेंसिटिव, ये पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और ये एक बेहद संवेदनशील हिस्सा पेड़ का कहाँ रहता है, वर्षों धरती के अंदर छुपा रहता है। पेड़ों की जड़ें हमें भी पता है कि पृथ्वी के अंदर रहती हैं और ये बाहर नहीं आती हैं। अगर जड़ें बाहर आ जाएं फिर पेड़ के सूखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग, जब ये फिर खुले में आ जाता है तो क्या होता है, अब यही सूरज जो उसे भोजन बनाने में सहायता कर रही थी, अब इसके शरीर की सारी नमी सोख लेती है, स्कॉचिंग हिट होती है। गर्मी इतनी तेज होती है कि इसके अंदर की नमी सूख जाती है, इसका गला अब दबाया जाने लगता है, यूं लगता है जैसे इसका गला घोंटा जा रहा हो। इन सन एंड एयर, अब खुली हवा होती है, धूप होता है, वही हवा जो इसके भोजन के लिए बड़ी जरूरी हो रही थी अब इसे सुखाने में काम करने लगती है। ब्राउनिंग, हार्डनिंग,
अब ये सफ़ेद से धीरे धीरे क्या होती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, भूरी रंगत वाली हो जाती है। और जो ये नम जड़ें थी अब ये हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, ट्विस्टिंग विथरिंग। और जैसे जैसे ये सूखती जाती है, मुड़ती जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, ऐंठन सी आने लगती है इसके अंदर। एंड देन, और जब ऐसा होता है, यानी जब इसकी जड़ें सूख कर भूरी हो जाएं, ऐंठ जाएं, पेड़ खत्म हो जाता है। तो जब तक उसकी पूरी जड़ें उखाड़ कर नंगी ना छोड़ी जाएं, पेड़ खत्म नहीं होता। इसी तरह कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमें भी अपने जड़ों से नहीं कटना चाहिए। अगर हम अपनी जड़ों से कटते हैं तो हम भी एक्सपोज हो जाएंगे, समाज की बुराइयां हमारे ऊपर फिर हावी हो जाएंगी, और फिर शायद हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ने का सारा मार्ग बंद हो जाएगा। इसलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ना है, समझना है, और फिर प्रयास करना है कि ऐसी बातें हम अपने जीवन में भी अमल में लाएं। ये था इस कविता यानी इस पाठ के पहला कविता, जिसे जी पटेल ने लिखा है। यहाँ पर एक और छोटी सी कविता भी है, ट्री, जिसे जॉयस किल्मर ने लिखा है। चलिए आज हम ये छोटी कविता भी कोशिश करते हैं कि इसे भी हम समझ लें। आई थिंक आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। यह बहुत सुंदर बात कही है कवि ने। इसके कवि हैं जॉयस किल्मर, और बड़ी खूबसूरत शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। वो कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आता, मैं नहीं सोच सकता, आई शैल नेवर सी, मैं कभी भी नहीं देख सकूंगा, अ पोएम लवली एज अ ट्री, एक कविता जो एक पेड़ जितनी सुंदर हो। यहाँ उन्होंने पेड़ की तुलना एक खूबसूरत कविता से की है। कविता में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके बड़ी खूबसूरती से भावनाओं को चित्रित किया जाता है। यहाँ इन शब्दों में कवि ने बड़ी सुंदरता से पेड़ों को बड़ा ही खूबसूरत रूप दे दिया। वो कहते हैं कि मैं सोच ही नहीं सकता कि कभी ऐसा देख भी सकूंगा या नहीं। एक ऐसी कविता जो पेड़ जितनी खूबसूरत हो, अ ट्री whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing west। अब देखिए यहाँ पे बड़ा सुंदर था, पेड़ जिसका मुंह खुला है आसमान की ओर, और जो किसके विरुद्ध है, जो पृथ्वी के विरुद्ध खड़ा है, उसी की छाती पर। हमें भी पता है पेड़ पृथ्वी पर ही खड़े होते हैं। अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, पेड़ जो किसको देखता है, दिन भर ऊपर वाले को ही देखता रहता है, भगवान ही उसको दिखते हैं। एंड लिफ्ट्स अ लीफी आर्म्स टू प्रे, और जिसकी शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, ऐसा लगता है जैसे पत्तों भरी ये शाखाएं हाथ बढ़ाकर ऊपर वाले को प्रणाम कर रही हो। अ ट्री दैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, एक पेड़ जिस पर गर्मी के दिनों में रॉबिन पक्षी अपना घोंसला बनाती है ताकि उसे गर्मी से राहत मिले। अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लेन, जिसके फूलों पर बर्फ गिरी। हुज इंटीमेटली लीव्स विथ रेन, जो वर्षा के साथ खूब प्रेम से बड़े प्यार के साथ रह लेती है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, अब वो खुद के बारे में कहते हैं कि कविताएं मेरे जैसे मूर्ख बनाते हैं, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, लेकिन पेड़ तो केवल भगवान बना सकता है। बड़ी अच्छी बात जॉयस किल्मर कहते हैं। तो यहाँ आकर आपकी ये दोनों कविताएं खत्म होती हैं। आपकी ड्यूटी है बच्चों इन दोनों कविताओं को पढ़ना, समझना, और इसके साथ दिए गए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इन्हें पूरा करना। एक बात कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा। अभी तक जितने भी एक्सरसाइज मैंने आप बच्चों को कराए हैं, आप में से किसी ने भी एक भी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आंसर करके मेरे पास नहीं भेजा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यकीन जाने आगे आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी बच्चों। इसलिए अगर नहीं किया है तो अपनी फेयर कॉपीज बनाएं, और ये जितने भी एक्सरसाइज कराए गए हैं
वो चाहे प्रोज सेक्शन का हो या पोएट्री सेक्शन का हो, उनके सभी क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज़ में करें। और यदि आपको लगता है कि इन्हें चेक करा लेना चाहिए तो मेरे पास भेजें अपने आंसर्स, ताकि मैं चेक करके आपको बता सकूं वो सही है या गलत है। किंतु अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो विश्वास रखें, आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपका इससे कोई भला नहीं होगा। इसलिए बच्चों, अगर नहीं किया है तो मैं कहूँगा तैयार हो जाएं और अब से ही करना शुरू करें। आज के लिए इतना ही।